नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोगों ने जो है RO की टेस्ट श्रृंखला स्टार्ट की है, तो उसमें जो है हम लोगों ने हिस्ट्री का एक टेस्ट सीरीज़ कर लिया है और ये हमारा दूसरा जो टेस्ट सीरीज़ होगा ये ज्योग्राफी का होगा। इसके साथ साथ हम लोग हिंदी का भी टेस्ट सीरीज़ जो है करते चलेंगे, उसको भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। और आप लोग को जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा 10 वर्ष है, 11 वर्ष है, 12 है या 13। अब देखिए जो ऑप्शन सही होगा हम सिर्फ उसकी बात करते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 11 वर्ष, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम व्याख्या भी थोड़ा बहुत कर देंगे। तो देखिए सूर्य में जहाँ से सौर निकलती है वहाँ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं, ठीक है। वो सूर्य से मतलब अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं और इन्हें ही सौर कलंक कहा जाता है। इनके बनने और बिगड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो कितने 11 वर्षों में होती है। सौर कलंकों से प्रबल चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होता है, मतलब जो सौर कलंक होता है इनसे बहुत ही प्रबल टाइप की चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होता है, जो पृथ्वी की बेतार संचार व्यवस्था को भी बाधित करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो जाता है वो है कि बुध ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, यही बात कहा गया है। तो देखिए यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो यह बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अगला हमारा दिया हुआ है, यह पृथ्वी के निकटतम ग्रह है, तो ये बात ठीक नहीं है, ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन भी यही सही हो जाएगा। अगला है, यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है, तो ये भी बात ठीक है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक है, ये भी बात ठीक है। उसका कारण ये है कि जो बुध है ये सूर्य के सबसे निकटतम है, जबकि पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम यहाँ पर हो जाएगा हमारा शुक्र। कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बुध का तापांतर लगभग 560 डिग्री सेल्सियस है, जो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, और इसका एक दिन, ठीक है, पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित पर विचार करना है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, ठीक है। उपसौर की जो स्थिति होती है वो 3 जनवरी को होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के निकटतम स्थिति में होती है, तो ये भी बात ठीक है, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा 4 नंबर हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो देखिए कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है ये हमको बताना है। तो देखिए अर्जेंटीना हमारा स्थित है, ठीक है। चिली भी है, ब्राज़ील भी है, लेकिन जो सूडान है, सूडान की राजधानी कहाँ पर है, खार्तूम है। तो ये जो हमारा है ये मकर रेखा पर स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा को कहा जाता है, यह अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील से होकर गुजरती है, जबकि सूडान से होकर नहीं गुजरती है, बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 5वां नंबर हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। तो कौन सी जलसंधि है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि इसका मतलब हो गया 180 डिग्री यामनोत्तर के लगभग जो है काल्पनिक रेखा एक प्रकार की है, तो वो जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जलसंधि है, तो बेरिंग जलसंधि है। कौन सी है, बेरिंग जलसंधि है। और बेरिंग जलसंधि या बेरिंग सागर और चुप्पी सागर को आपस में जोड़ती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर कि निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच असंबद्धता क्या कहलाती है। जो निचला क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है, इनके बीच की जो असंबद्धता होती है वो क्या कहलाती है, यही बात हमसे पूछा गया है। तो ये मोहो असंबद्धता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोहो असंबद्धता कहलाती है। आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। 7 नंबर तो देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, 7वां नंबर है। और ये अभी हाल ही में जो है आप लोग को पता ही होगा कि जो आदित्य L1 लॉन्च हुआ है, इसीलिए ये काफ़ी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपकी बार सूर्य और चंद्रमा दोनों से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो देखिए सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है,
दूसरा है सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी की, ठीक है, सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। और तीसरा है चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग कितने 2.4 सेकंड में पहुंचता है। तो बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो देख लेते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है 1 और 2 दोनों सही हैं, 2 3 सही है, 1 3 सही है, या 1 2 3 सही है। तो देखिए जो इसमें हमारा 1 और 2 है यही कथन सही है। कैसे? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,365, ठीक है, मतलब जो अर्थ है यहाँ से, ठीक है, और मून की डिस्टेंस कितनी है, अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है, तो 38, ठीक है, 43 65 इतना किलोमीटर, ठीक है। और बाकी बात करें तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, ठीक है, चंद्रमा का यानी मून का जो लाइट है, ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, लाइट अर्थ तक आने में कितना लगता है 1.2 सेकेंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि प्रकाश जो इसका आने में लगता है वो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो इस प्रकार से हमारा 1 और 2 सही हो जाता है, जबकि 3 हमारा लिखा है 2 मिनट 4 सेकंड, ये गलत है। कितना हो जाएगा 1 मिनट 2 सेकंड, यानी इसका आधा हो जाएगा। अगला हमारा 8वां नंबर हो जाता है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, ठीक है। कितना है तो बात कर लें, लगभग 46% है, ठीक है, लगभग 46% है। आगे हम लोग देख लेते हैं जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। मतलब जो जानवर, वनस्पति और सूक्ष्म जीव के अवशेष हैं ये किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। तो इसमें जो हमारा 9 नंबर का हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अवसादी चट्टानों में। किसमें? अवसादी चट्टानों में। अग्नि तथा रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टान को अवसादी चट्टान कहा जाता है। परतदार चट्टान होती है जिसमें जानवर, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीवों के अवशेष का योगदान होता है। अवसादी चट्टानें संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर विस्तृत होती हैं। आगे हम लोग 10 नंबर देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। देखिए 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाता है। अगला है यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। और तीसरा है कि यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। तो देखिए इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा, यही पूछा गया है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन ए एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए एकदम ठीक हो जाएगा कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के जो बीच में है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। बाकी अगर बात कर लें, यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इस कारण यहाँ तापमान सर्वाधिक पाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होने वाली वर्षा की अत्यधिक मात्रा तथा बादलों के घिरतर रहने के कारण सूर्य ताप अपेक्षाकृत कम मात्रा में मिलती हैं। इसीलिए ग्लोबल पर सर्वाधिक तापमान यहाँ नहीं बल्कि अयनवर्ती रेखाओं के पास में पाया जाता है। आगे हम लोग 11 नंबर देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ पार्थिव ऊष्मा कि वायुमंडल से धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रतिलोम विकिरण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिलोम विकिरण कहलाती है। देखिए पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातल को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया को प्रतिलोम विकिरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह एवं निचले वायुमंडल का तापमान अधिक बना रहता है। इसे हरित प्रभाव भी कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 12 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? ध्यान रखिएगा, अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करने वाली कौन सी सतह है, यही बात हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा हिम आच्छादित सतह। कैसे करती है वो भी देख लेते हैं। किसी सतह पर कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का जिस अनुपात में परावर्तन होता है उसे एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। किसी सतह पर कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का जिस अनुपात में परावर्तन होता है उसे ही एल्बिडो कहा जाता है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30% माना जाता है। उपयुक्त में से हिम आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक लगभग 70 से 90% ऊष्मा को पुनः परिवर्तित कर देता है। आगे हम लोग 13 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्द्रता सर्वाधिक होती है, ये पूछ रहा है। तो आर्द्रता सर्वाधिक हमारी कहाँ होगी? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। भूमध्य रेखीय प्रदेश में क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो लंबवत रहती हैं, ठीक है, और यहाँ कुछ ना कुछ वर्षा होती रहती है। यही सब कारण है, क्या होता है, इस क्षेत्र में आर्द्रता बनी रहती है। अगला हमारा हो जाता है 14 नंबर।
भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं शब्द का जिक्र किया है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा कौन सा सत्य नहीं है। तो अगला है यहाँ केवल संवहनीय वर्षा होती है, तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा वर्षा पेटी वर्षा अधिकतम मात्रा संवहनीय प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर पर्वतीय प्रकार के, संवहनीय के साथ साथ पर्वतीय प्रकार भी अगर कहें तो गलत नहीं होगा। यानी उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। बी को छोड़कर बाकी जितने भी कथन दिए हुए हैं वो सही दिए हुए हैं। ठीक है, अगला हमारा दिया हुआ है इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? तो जो इटली की जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु, कौन सी? भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार की जलवायु 30 से 45 डिग्री, कितनी? 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच भूमध्य सागरीय प्रदेशों एवं महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। यह गर्मी एवं जाड़े की दो स्पष्ट ऋतुएं मिलती हैं। यहाँ औसत तापांतर 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक रहता है। यहाँ वर्षा शीत ऋतु में होती है, मुख्यतः चक्रवाती प्रकार की। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये एकदम ठीक हो जाएगा। आगे हमारा है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? तो जो हमारा 16 का हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कौन सा सी? प्रशांत महासागर से। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा न्यू साउथ वेल्स की धारा भी कहा जाता है। इसको जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा को क्या कहा जाता है? न्यू साउथ वेल्स। ध्यान रखिएगा, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स भी कहा जाता है। तो ये धारा जो होती है कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। ठीक है, जिसका संबंध प्रशांत महासागर से है। वहीं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो एक ठंडी जलधारा है, जिसका संबंध हिंद महासागर से है। ध्यान रखिएगा। आगे हमारा 17 नंबर हो जाता है निम्न में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है? जो पवन है उसके द्वारा कौन सी आकृति बनाई जाती है? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रमलिन। कौन सी? ड्रमलिन हो जाती है। देखिए पवन की निक्षेपण क्रिया के परिणाम स्वरूप बरखान, लोयस, बाजदा और बालुका स्तूप, ठीक है, आदि का निर्माण होता है। उपयुक्त मशरूम राक पवन के अपर्दन क्रिया के फल स्वरूप होता है, जबकि ड्रमलिन जो होता है ये हिमनद से बनता है। किससे बनता है? हिमनद से उत्पन्न होता है। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन के निक्षेपण क्रिया से नहीं बनती है, यहाँ होना चाहिए था, तो वो ड्रमलिन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, हो जाएगा कि कौन सी नहीं बनती है। तो कौन सी नहीं शब्द आपको जोड़ लेना है, तो वो ड्रमलिन हो जाएगा। और ड्रमलिन किससे बनता है? तो ये हिमनद से बनता है। ठीक है, किससे बनता है? हिमनद से बनता है। ठीक है, हिमनद। बाकी जितने भी हो जाएंगे, चाहे हमारा बरखान हो, वाजदा हो या बालुका हो, ये सब हमारा किससे बनता है? पिंड से बनता है। ध्यान रखिएगा, हवा से बनता है। लेकिन ड्रमलिन हमारा हिमनद से हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग ग्लेशियर भी बोलते हैं। आगे हम लोग 18 नंबर देख लेते हैं। जो काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसमें जो हमारा 18 नंबर हो जाएगा उसका डी भूमिगत जल द्वारा। किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा होता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे 19 नंबर देख लेते हैं। जब नदियां अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो वे किस प्रकार के मैदान का निर्माण करते हैं? तो वे संप्राय प्रकार के मैदान का निर्माण करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। जब नदियां अपर्दन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो संपूर्ण भूभाग एक विस्तृत मैदान में बदल जाता है, जिसे संप्राय मैदान कहा जाता है। मिसिसिपी बेसिन का ऊपरी भाग और भारत का अरावली क्षेत्र इसका उदाहरण है। इसका संप्राय मैदान का ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 20 नंबर देख लेते हैं। ये जलवायु से संबंधित ज्वालामुखी से संबंधित है। ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होते हैं। ठीक है, अगला हमारा दिया हुआ है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। और तीसरा है हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा कि कौन कौन सा सही है, तो देखिए इसमें एक तो बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी है, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है, तो ये भी ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी।
अगला हमारा हो जाता है निम्नलिखित में से कौन विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। तो ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, परिप्रशांत महासागरीय मेखला। ठीक है, विश्व में ज्वालामुखी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र परिप्रशांत महासागरीय मेखला वाला क्षेत्र है, जो विनाशात्मक प्लेटों के किनारों के सहारे ज्वालामुखी मिलते हैं। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3, कितना, 2/3 जो होता है वो कहाँ होता है, प्रशांत महासागर के दोनों तटों यानी भागों पर द्वीप चापों एवं समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय भी कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। भूकंप आने से पूर्व, देखिए भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो वो हमारा रेडान हो जाता है। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल तथा जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार पीसीएस में पूछा गया है। इसके बाद हमारा 23 नंबर हो जाता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। ठीक है, वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले व्याख्या में देखा है। तो इसमें जो हमारा है वो दोनों सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। मतलब हमारा कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि दोनों कथन सही है। अगला हमारा 24 नंबर हो जाता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंगें होती हैं। सुनामी जो होती हैं वो मूल रूप से ज्वारीय तरंगें होती हैं और सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। तो ये दोनों बात एकदम ठीक हो जाती हैं। देखिए सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आने वाली समुद्री लहरें, किंतु इसका ज्वारीय तरंगों से कोई संबंध नहीं होता है। वस्तुतः ये लंबी एवं कम कंपन वाली समुद्री लहरें होती हैं जो महासागरीय भूकंप के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। यह अत्यंत विनाशकारी होती हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण प्रशांतीय जलधारा है। मतलब कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है, अर्थात गर्म जलधारा की बात कर रहा है। तो देखिए जो हमारा गल्फ स्ट्रीम है ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है, इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। किसका, यूरोप का कंबल किसको कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। उपयुक्त में से शेष सभी ठंडी जलधाराएं, चाहे क्यूराइल की जलधारा हो, लेब्राडोर की हो या कनारी की हो, ये सभी कैसी हैं, ठंडी जलधाराएं हैं। अगला हमारा 26 नंबर हो जाता है कि जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर भी इस क्वेश्चन को देखा है और इसका व्याख्या भी देखा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अवसादी चट्टानों में। ठीक है, आगे हमारा हो जाता है 27 नंबर कि प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत जो है टेम्परेचर होना चाहिए, यानी तापमान की आवश्यकता होती है। किसके लिए, प्रवालों के लिए। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। प्रवाल भित्ति जो होता है वो चूना प्रधान चट्टान होता है जिसका निर्माण मूंगा नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजर से होता है और इसके विकास के लिए 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। जो प्रवाल होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, और इनको कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की। और विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की जो चट्टान है वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 28 नंबर हो जाता है कि विषुवत रेखा की ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसतन तापमान में क्या होती है, तो कमी आ जाती है। ध्यान रखिएगा जब विषुवत रेखा से, ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। जब इधर से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो सागरीय जल के औसत तापमान में क्या हो जाता है, गिरावट आ जाती है। ध्यान रखिएगा कि जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जब बढ़ते हैं तो महासागरीय जल के औसत तापमान में, ठीक है, क्या होती है, गिरावट आ जाती है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा पर सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता रहता है, जबकि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। इसी कारण विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ समुद्री जल के तापमान में उत्तरोत्तर कमी आती है। इसके बाद में हम लोग 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ या बादल हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल या मेघ कौन से हैं, यही बात हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें पश्चाप मेघ दिया है, उत्तरी स्तरीय या उच्च कपासी। तो देखिए इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो पश्चाप मेघ हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। बादलों के वर्गीकरण के अनुसार पश्चाप मेघ आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर तथा सफ़ेद रेशम की भांति कोमल एवं छितराए हुए, ठीक है, यानी बिखरे हुए होते हैं या हिमकणों से बनते हैं। इनमें प्रायः वर्षा नहीं होती। ध्यान रखिएगा, इसमें यानी वर्षा का लगभग अभाव रहता है। किसका,
वर्षा का अभाव रहता है, ध्यान रखिएगा। और ये सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें चक्रवात के आगमन का सूचक भी माना जाता है। अगला हमारा हो जाता है 30 नंबर। देखिए इसमें क्या दिया है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें ध्रुवीय पवनों की दिशा कैसी होगी, तो देखिए इसमें हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कैसा हो जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। ऐसा कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण होता है। यह पवनों का तापमान अत्यंत कम होता है, जिसके कारण इनकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बहुत कम होती है। आगे हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर। 31 का क्या दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए महासागरीय जल की सतह का महासागरीय जल की औसत, ठीक है, सतह का औसत दैनिक तापांतर 10 सेंटीग्रेड या इससे कम होता है। दूसरा दिया हुआ है सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर में अंकित किया जाता है। तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा वो केवल एक सही होगा, ठीक है, सिर्फ एक सही होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि महासागरीय जल का औसत दैनिक तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त माह में, ठीक है, तापमान अगस्त माह में तथा न्यूनतम तापमान फरवरी माह में होता है। मतलब जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो जून ना होके यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अगस्त होना चाहिए था। क्या होता, अगर अगस्त होता और यहाँ पर न्यूनतम तापमान दिसंबर ना होके अगर क्या होता, फरवरी होता, तो ये भी क्वेश्चन हमारा ए बी दोनों सही हो जाता। फिलहाल यहाँ पर हमारा केवल एक सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर की। किसकी, अटलांटिक महासागर की जो है लवणता सर्वाधिक है। अगला हमारा 33 नंबर हो जाएगा कि महासागरीय जल की लवणता, ठीक है, यानी कि सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस वाटर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि महासागरीय या सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। तो ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद में हमारा दूसरा दिया हुआ है जिस स्थान या जगह पर तापक्रम अधिक रहता है वहाँ वाष्पीकरण भी अधिक होगा और लवणता भी अधिक होगी। तो ये भी बात एकदम ठीक है। नदियों के मुहाने वाले भाग में लवणता कम पाई जाती है, ये भी बात एकदम ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो 1, 2 और 3 यानी तीनों जो हमारा है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य के बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो फोटॉन कहते हैं। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमारा 35 नंबर हो जाता है कि महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र या परत जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको थर्मोक्लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्मोक्लाइन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आ जाती है, ठीक है। तो देखिए थर्मोक्लाइन महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र है जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, इसे ही ताप प्रवणता कहते हैं। इसे दूसरी परत कहते हैं जो पहली परत के नीचे पाई जाती है, स्थिर है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। अगला हमारा 36 नंबर हो जाता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में। किसमें, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में। देख लेते हैं इसका व्याख्या। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्यताप यानी कि इंसुलेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा 36 नंबर हो जाता है कि निम्न कथनों में कौन सा असत्य है, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। देख लेते हैं। महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतह पर होता है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगला है निम्न गहराई के साथ साथ तापमान में भी कमी होती है, अभी हमने ऊपर देखा है, ये भी सही है। सामान्य रूप से सागरीय जल लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थिर लवण की मात्रा 0% के रूप में दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये भी जो है हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन इसमें पूछा है कौन सा जो है एक गलत है, असत्य है। तो समुद्र का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सामान्य जल से निम्न ही रहता है, तो ये गलत है, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा।
तो अगर बात करें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा सही होगा, तो डी ही जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से ऊंचा ही रहता है, इसकी लवणता अधिक रहती है तो वाष्पीकरण कम हो जाता है। समुद्र में धाराएं, सागरीय जीव इत्यादि लवणता से ही नियंत्रित होते हैं। आगे हम लोग 38 नंबर देख लेते हैं। 38 में दिया है ग्लोब पर वायु दाब की कुल कितनी पेटियां हैं, तो वायु दाब पर कुल जो है 7 पेटियां हैं। तो पहला है ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, दूसरा है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी, तीसरा है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, ठीक है, चौथा है विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी, पांचवा है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, और छठवां है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी, और सातवां है ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटियाँ। ठीक है, इस प्रकार से ये 7 हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, एक बार फिर से असत्य की बात किया है, तो 38 नंबर हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से तो फेरल ने हवाओं की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कोरियालिस बल के आधार पर किया था, ये बात एकदम ठीक है। जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर बहा करती हैं उन्हें अस्थायी पवन कहते हैं, ये भी एकदम ठीक है। पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती हैं, ये भी एकदम ठीक है। लेकिन इसके बाद डी नंबर जो हमारा दिया हुआ है, फेरल के नियम अनुसार, ठीक है, धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो ये बात ठीक नहीं है, यहाँ पर ये गलत हो जाता है। इसका मतलब यही हमारा आंसर भी सही हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि पवनें जब जल से स्थल की ओर या स्थल से जल की ओर चलती हैं तो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बहती हैं, तो उनके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। इसी के संबंध में फेरल का नियम दिया, जिसे फेरल का नियम कहते हैं। फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी पवनें पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में और दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जस्ट अपोजिट लिख दिया है, इसी को आप लोग दाएं को बाएं और बाएं को दाएं कर लेंगे तो ये भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा 40 नंबर दिया हुआ है, किन हवाओं के कारण तटीय भागों में जलवायु पर समकारी प्रभाव जो है होता है। तो किसके कारण होता है ये हमको बताना है, तो स्थलीय समीर के कारण। स्थलीय हवाओं के कारण जो तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, इन्हीं कारणों से तटीय भागों में न अधिक ठंडी पड़ती है और न अधिक गर्मी पड़ती है। आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पवन है और उनके क्षेत्र हैं। तो देखिए, जैसे में हमारा 41 दिया हुआ है, सहारा मरुस्थल, ठीक है, सहारा मरुस्थल के उत्तर में, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें जो ए है हमारा, ये सुमेलित नहीं है, पहली बात तो ये जान लीजिए। इसके अलावा बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल ठीक है, हॉर्न स्विट्ज़रलैंड में है, और ब्लिज़र्ड जो है ये कनाडा में है। तो अगर बात कर ले सिराको की, सिराको जो हो जाता है ये हमारा सहारा मरुस्थल के उत्तरी अफ्रीका, सिसिली तथा दक्षिणी इटली में गुजरने वाला अत्याधिक शुष्क एवं उष्ण दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी पवन है। अफ्रीका महाद्वीप में इसके कई नाम हैं। मिस्र में इसे खमसिन, लीबिया में इसे गिबली, ट्यूनीसिया में इसे चिली इत्यादि नाम से पुकारते हैं। सिराको हवा के साथ साथ लाल रेत बालू की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। जब यह हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं। हमारा 42 नंबर हो जाता है कि वायु के जिस तापमान पर जल और गैसीय अवस्था में तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ओसांक कहते हैं। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, मतलब गैसीय अवस्था में होने के बाद में, ठीक है, वायु के जिस तापमान पर जल जो वाटर होता है अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में या तो चली जाए या फिर सॉलिड मतलब अवस्था में चली जाए, परिवर्तित हो जाए, तो ओसांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है। अगला हमारा 43 नंबर दिया हुआ है, निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष, ठीक है, बाहर वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष बाहर वर्षा होती है, तो जो 43 का हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में। ठीक है, भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में पूरे वर्ष क्या होती है, वर्षा होती रहती है। ठीक है, आगे है किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई देता है, ये हमको बताना, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा,
इसमें हमारा हो जाएगा पश्चात स्तरीय मेघ। ठीक है, पश्चात स्तरीय मेघ के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? दूधिया दिखाई देता है। पश्चात स्तरीय मेघ मेघहीन तथा सफ़ेद चादर के समान संपूर्ण आकाश में छाए रहते हैं। इनके कारण आकाश का रंग दूधिया दिखाई पड़ता है और इन मेघों से दिन में सूर्य एवं रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल यानी होल का निर्माण हो जाता है। आगे हम लोग 45 नंबर देख लेते हैं। कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। किसके? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। किसके? मकर और कर्क रेखाओं के मध्य जो उत्पन्न चक्रवात होता है उसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग 46 नंबर देख लेते हैं। रूर प्रदेश किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो रूर प्रदेश है वो जो है किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो ये कई बार पूछा गया है, तो ये हमारा हो जाएगा कोयला। ठीक है, रूर प्रदेश जर्मनी में स्थित है, जहाँ रूर एक प्रकार की नदी है और इस नदी घाटी का प्रमुख कोयला खनन का कार्य होता है। इसीलिए इस क्षेत्र को रूर बेसिन अथवा रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कोयला एक अवसादी चट्टान है। कोयला कार्बन की मात्रा के आधार पर एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट प्रकार का होता है, जिसमें एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है और कोयले के उत्पादन में चीन, भारत और अमेरिका ये तीनों क्रमशः 1, 2 और 3 नंबर पे हैं। ठीक है, नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे भारत है और तीसरे पे अमेरिका है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है 47 नंबर कि चिक्वामाटा यानी चिली में जो चिक्वामाटा स्थित है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चिक्वामाटा चिली तांबा में एक विश्व प्रसिद्ध है। औद्योगिक दृष्टि से धातुओं में लोहा के बाद महत्वपूर्ण जो धातु है वो तांबा है। हम जानते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला धातु भी क्या था? तांबा था। और तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चिली का है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा पेरू का है और तीसरा चीन का है। तांबे का प्रमुख जमाव एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल के सहारे उत्तरी पेरू के मध्य चिली तक फैला हुआ है। अगला हमारा 48 नंबर हो जाता है यूक्रेन का क्रिवाय राग। यूक्रेन का क्रिवाय राग तथा ब्राज़ील का मिनास जिरास प्रांत जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यूक्रेन का क्रिवाय राग तथा ब्राज़ील का मिनास जिरास लौह प्रांत अयस्क के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में पिलबरा, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? पिलबरा। ठीक है, कौन सा है? पिलबरा है। ठीक है, पिलबरा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील प्रदेश में अलबामा प्रांत और चीन का मंचूरिया, सांसी इत्यादि जो है लोहा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देख लेते हैं किस नदी मार्ग में यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में संज्ञा दी जाती है? तो इसमें जो हमारा 49 नंबर का हो जाएगा वो डी हो जाएगा, राइन नदी। कौन सी? राइन नदी। यूरोप का सबसे प्रमुख जल मार्ग राइन नदी है और राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस नदी का प्रवाह बेसिन फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के साथ साथ अगर बात कर लें तो नीदरलैंड, इटली, ठीक है, इसके अलावा लिंचेस्टाइन, ठीक है, आदि में विस्तृत है और यह विश्व में सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक व्यापारिक मार्ग वाली नदी है। इससे होने वाले व्यापार में कोयले का महत्व अधिक होने के कारण इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। इस नदी पर स्थित किस पे? राइन नदी, ठीक है, किस पे? राइन नदी पर जो स्थित है, ठीक है, वो रॉटरडम बंदरगाह है। कौन सा? रॉटरडम बंदरगाह है और ये कहाँ पर है? तो ये नीदरलैंड में है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। सॉरी, एम्स्टर्डम बंदरगाह जो है वो नीदरलैंड में है, रॉटरडम नहीं है। तो इसको आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रॉटरडम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। और विश्व में लदान वाली मात्रा के आधार पर 5वां सर्वाधिक व्यापार वाला बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडम है, ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये हमारा 50 नंबर है। तो इसको हमें बताना है कि विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है पश्चिमी यूरोप, तो बिल्कुल ठीक बात है, पश्चिमी यूरोप में तो भाई पाया जाता है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी एशिया में ऐसा कुछ नहीं है और दक्षिणी अमेरिका में भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा 1 और 2 हो जाएगा एकदम ठीक हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं, ये जनजातियों से संबंधित है। किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो जो किर्गिज जनजाति है वो किर्गिस्तान में पाई जाती हैं। ठीक है, 51 नंबर का हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, मध्य एशिया में किर्गिस्तान गणराज्य के पामीर के पठार और
थ्यान सान पर्वतमाला के क्षेत्र में किर्गिज जनजाति निवास करती है। यह एक प्रकार की मंगोल जनजाति है। ध्यान रखिएगा, अब इसके बारे में जो क्वेश्चन बनेगा, पहली बात तो ये कैसी प्रजाति है, मंगोल है। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये ऋतु प्रवास, किसके लिए, ऋतु प्रवास करते हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब जैसे जैसे ऋतु चेंज करते हैं, ऋतुएं चेंज होती है तो ये भी वहाँ से प्रवास कर जाते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और इनके निवास गृह को यूर्ट कहा जाता है। मतलब जो इनका निवास गृह होता है उसको क्या कहते हैं, यूर्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह घोड़े तथा ऊँट का प्रयोग परिवहन के लिए करते हैं। अगला हमारा हो जाता है कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है, तो कालाहारी में बुशमैन पाया जाता है। बुशमैन जो है वो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना और नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में पाई जाती है। ये प्रायः नग्न रहते हैं, ठीक है। और बुशमैन लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो आखेट और जंगली वनस्पतियों को एकत्र करना है। यह झोपड़ी और गुफाओं में रहते हैं, मुख्यतः सर्वभक्षी होते हैं। और दीमक को बुशमैन का चावल भी कहते हैं, जो दीमक हैं उनको बुशमैन का चावल भी कहते हैं। मसाई जनजाति कौन सी, ये मसाई जनजाति के बारे में अगर बात करें तो ये लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया, टंगनिका और पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में रहते हैं। जबकि माओरी जनजाति की बात करें तो ये न्यूजीलैंड, बस इसका सीधा सा बात ध्यान रखिए, न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। जबकि पिग्मी जनजाति के लोग कांगो गणराज्य, कांगो, इसके अलावा गैबोन, युगांडा आदि देशों में जो है निवास करते हैं। मतलब बात करें तो ये तीनों दक्षिण अफ्रीका के हैं, जबकि माओरी न्यूजीलैंड का है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो प्रॉपर उसकी बात करेंगे तो बुशमैन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो जो जापान का मैनचेस्टर है वो ओसाका को कहा जाता है। किसको, ओसाका को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैनचेस्टर का मतलब ये होता है कि मतलब यहाँ सूती कपड़ों का जो उत्पादन होता है वो सर्वाधिक किया जाता है, इसीलिए इसको मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। अगला है किस शहर को विश्व के इस्पात की राजधानी कहा जाता है, ठीक है, किस शहर को इस्पात की राजधानी कहा जाता है, ये बात हमसे पूछा गया है 54 नंबर में। तो इसमें हो जाएगा पिट्सबर्ग। कौन सा हो जाएगा, पिट्सबर्ग हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये यूएसए में है, ठीक है, कहाँ पर है, यूएसए में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग को विश्व की इस्पात की राजधानी कहा जाता है। अमेरिका की महान झील प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित है। इस क्षेत्र में शिकागो और डेट्रॉयट क्रमशः मांस प्रसंस्करण एवं मोटर कार उद्योग के लिए जगत प्रसिद्ध है। कनाडा का मॉन्ट्रियल जलपोत एयरक्राफ्ट और कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान का टोक्यो मोटर वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं कि लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लारेन क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, कौन सा क्षेत्र का बात कर रहा है, लारेन क्षेत्र की बात कर रहा है। तो ये लारेन क्षेत्र जो है किस लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर है, तो लौह उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन है कहाँ पर, तो फ्रांस में है। लारेन क्षेत्र लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है और यह फ्रांस में स्थित है। फ्रांस का पेरिस औद्योगिक क्षेत्र है जो अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फ्रांस का शोम्पेन तथा बोर्डो शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लियोन शहर में रेशम वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। हालांकि नॉर्मेंडी क्षेत्र, कौन सा, नॉर्मेंडी क्षेत्र जो है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी काफ़ी आगे है। ध्यान रखिएगा। आगे हम इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद हमारा 56 नंबर आगे जो हो जाता है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, तो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी जो हमारी हो जाती है वो हो जाती है अमेरिका। देखिए, शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विख्यात शहर है जो विश्व की सबसे बड़ी रेलवे जंक्शन और सुअर मांस का सबसे बड़ा केंद्र है। और गेहूं की सबसे बड़ी जो मंडी है वो भी कहाँ पर है, तो यहीं पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली है तो ये जो है सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को में है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। 57 यहीं पर 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर बात कर लेते हैं तो सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात ही है। यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ यानी चिप बनाने वाली कंपनियों के कारण इसे जो है यह नाम मिला है। आगे हम लोग देख लेते हैं, विश्व का लगभग 90% चावल, कितना, 90% चावल किस क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। कहाँ पर हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चावल एशिया के प्रमुख
खाद्य फसल है। इसी कारण एशियाई संस्कृति को चावल संस्कृति भी कहा जाता है। चावल उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है जिसकी कृषि सबसे अधिक मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में होती है। विश्व का लगभग कितना 90% कितना 90% जो चावल है वो दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस में है। जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कटक में है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर बात कर लें तो गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पाद में द्वितीय स्थान किसका है? ठीक है, तो इसका जो हमारा हो जाएगा वो हमारा भारत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने में वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान पर भारत है, जबकि गेहूं, चावल, मूंगफली के वैश्विक उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है। और अगर गन्ने के उत्पादन की बात करें तो गन्ने के उत्पादन में किसके? गन्ने के उत्पादन में, ध्यान रखिएगा, उत्पादन की बात कर रहा है, इसमें जो है ब्राज़ील का जो है पहला स्थान हो जाता है। किसका? ब्राज़ील का, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है, यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति में क्षारीय मृदा होती है, क्या कहलाती है? तो इसमें हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा। कौन सी हो जाएगी? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इसमें ह्यूमस की बिल्कुल नहीं होता, अतः यह मृदा उपजाऊ होती है। ठीक है, आगे हम लोग 61 देख लेते हैं। बहुत छोटी जोतों के साथ 2-3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का गुण है? ठीक है, तो इसमें जो हमारा 61 का हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, यानी निर्वाह कृषि। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सॉरी, निर्वाह कृषि नहीं, यहाँ पर हमारा गहन कृषि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गहन कृषि हो जाएगा। गहन कृषि वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ अत्यधिक जनसंख्या के कारण जोतों का आकार छोटा होता है। इसमें भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग करके एक निश्चित समय अवधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है। अगला हमारा 62 नंबर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? माउंट एकांगुआ है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट एकांगुआ है। यह एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। यह पर्वत शिखर दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है और माउंट मैकिलने उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अलास्का में स्थित है। और किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है जो तंजानिया में स्थित है। अगला हमारा हो जाता है दस्त-ए-कबीर। 63 है, दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लुट, ये जो तो मरुस्थल है, ये किस देश में है? किस देश में है? तो ये हमारा हो जाएगा ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में है। दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लुट, ये दोनों जो है वो ईरान में है। ठीक है, अल नाफूद और रब अल खाली मरुस्थल जो है ये सऊदी अरब में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रब अल खाली और अल नाफूद, ये दोनों हमारा सऊदी अरब में स्थित है। इसके बाद में हम 64 नंबर देख लेते हैं। आगे 64 नंबर इसी में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं साझा करता है? ठीक है, तो देखिए लाल सागर से सीमा बनाते कौन कौन से? सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, मिस्र हो गया, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। जबकि लीबिया भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। इसके साथ भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले अन्य देश स्पेन है, फ्रांस है, मोनाको है, इटली है, ग्रीस है, माल्टा है, मिस्र है, मतलब विभिन्न प्रकार के देश बनाते हैं। तो इसमें जो हमारा 64 का हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला हमारा 65 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से यूराल और वोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती हैं? जो यूराल और वोल्गा हैं वो किस सागर में आकर गिरती हैं ये बताना है। तो ये हो जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया की सीमा पर अवस्थित है। यूराल और वोल्गा नदियाँ कैस्पियन सागर में ही गिरती हैं। यह विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर से निम्न देशों की सीमाएं मिलती हैं। कौन कौन से हैं? तो रूस है, ईरान है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। अगला हमारा हो जाता है 66 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए जो इसमें बगदाद है वो टिग्रिस नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। वान जो है ये राइन नदी पर है, ये भी एकदम ठीक है। और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी पर है, ये भी ठीक है। लेकिन जो वियना है ये स्वान नदी पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी? ऑस्ट्रिया, ध्यान रखिएगा, किसकी? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और ये किस नदी पर है? तो ये डेन्यूब नदी पर है। किस पे है? डेन्यूब नदी पर है, ध्यान रखिएगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर जो है वो स्वान नदी पर स्थित है। किस पे? स्वान नदी पर। ठीक है,
अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है। यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें हमारा जो एक है वो सही हो जाएगा, क्योंकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन में स्थित घास का मैदान है। और यह एक कैसा है? उष्ण न होकर कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसा है? शीतोष्ण है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मरीनो भेड़ के बड़े बड़े जो है बाड़े पाए जाते हैं। यह कंगारू के बहुयातायात में भी प्रसिद्ध है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे हम लोग अगर इसी में देख लेते हैं तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में कौन सी नहर जोड़ती है? जो बाल्टिक सागर है उसको जो है उत्तरी सागर में कौन सी नहर जोड़ती है, ये पूछा गया है। तो 68 का हमारा सी हो जाएगा, कील नहर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कील नहर जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जबकि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे देख लें, निम्न में से जो है जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम कौन सा सही है, ये बताना है। तो जो 69 हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। होक्काइडो, हांसू, शिकोकू और क्यूशू, ये इनका सही क्रम है। और जापान को जो है सूर्योदय का देश या निप्पन कहा जाता है। निप्पन का तात्पर्य ही जो है सूर्योदय का देश होता है। अगला हमारा हो जाता है 70 नंबर। निम्न में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? किसका? मध्य एशिया का भाग नहीं है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा अफ़गानिस्तान। ठीक है। अगर बात करें कौन कौन सा है, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान तथा दक्षिण एशिया में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। और पूर्वी एशिया में हमारा हो जाता है चीन, कोरिया गणराज्य, ठीक है, जापान, मंगोलिया और कोरिया को शामिल किया जाता है। फिर 71 नंबर की अगर बात कर लें तो निम्न में से कौन सी जलसंधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो भूमध्य और अटलांटिक महासागर को जो जोड़ती है वो जिब्राल्टर जलसंधि हो जाती है। कौन सी? जिब्राल्टर जलसंधि हो जाती है। जिब्राल्टर जलसंधि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, जबकि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगर बात करें डोवर जलसंधि की, तो डोवर जलसंधि जो है, डोवर जलसंधि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। किसको? इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है ये डोवर जलसंधि। और इसके साथ साथ में इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। जबकि डेनमार्क जो जलसंधि है ये ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क को आइसलैंड से अलग करती है तथा उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक को जोड़ती है। और नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ चैनल आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करता है, जबकि आयरिश सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। आगे हम लोग 72 नंबर पे अगर इसी में बात कर लें तो कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारा कर्क रेखा पर काटती है वो माही नदी हो जाती है, भारत में है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें विषुवत या भूमध्य रेखा को तो वो हमारा हो जाता है कांगो नदी। और अगर बात करें मकर रेखा को तो वो लिम्पोपो नदी हो जाती है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, तो ये काटती है। ठीक है। तो ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट और अलूटस आदि किस महाद्वीप के निवासी हैं? तो जो 73 नंबर का हमारा हो जाएगा ए, यानी उत्तरी अमेरिका के। कहाँ के निवासी हैं? उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं। रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट और अटूलस आदि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। एस्किमो सर्दियों में बर्फ़ का घर बनाकर रहते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और एस्किमो रेंडियर कुत्ते या ओयो, ठीक है, योयो करके, ठीक है, स्लेज गाड़ी को खींचते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है 74 का। देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा बोलोविया और पराग्वे है यही स्थलबद्ध देश है। देखिए बोलोविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के जो है स्थलबद्ध देश हैं। और दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से एवं विषुवत रेखा अमेजन बेसिन से होकर गुजरती है। इसके बाद में अगर बात करें 75 का, तो देख लेते हैं किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है। तो जो किम्बरले का पठार है, किम्बरले का पठार हमारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है। तो किम्बरले का पठार उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जबकि किम्बरले की खान, तो देखिए यहाँ पर पठार की बात किया है तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में हो गया। और यदि बात करते हैं कि खान कहाँ पर स्थित है, तो खान के मामले में वो हमारा अफ्रीका हो जाता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, जो हीरे के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आगे बात कर लें, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करने वाली जो है संधि कौन सी है? तो इसमें हमारा हो जाएगा कुक जल संधि। कौन सी है? कुक जल संधि है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 77 नंबर देख लेते हैं कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया
देख लीजिए इसमें अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ये एकदम सुमेलित है। पेरू की लीमा, ये भी ठीक है। वेनेजुएला का कराकस होगा, ये भी ठीक है। जबकि चिली का क्यूटो ना होकर क्या होगा, सैंटियागो होगा। क्या होगा, सैंटियागो होगा। ठीक है, तो यही जो है हमारा सुमेलित नहीं था। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारा चिली जो है सही हो जाएगा, और इसकी राजधानी कहाँ है, क्यूटो ना होकर सैंटियागो है। क्यूटो किसका है, इक्वाडोर का है। किसका है, इक्वाडोर का है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 78 नंबर जो है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे कम साझा करती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा म्यांमार। किसके साथ करती है, म्यांमार। वैसे तो जितने भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे कम सीमा जो साझा करती है वो अफ़गानिस्तान के साथ करती है, लेकिन यहाँ पर अफ़गानिस्तान दिया हुआ नहीं है। अच्छा, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं तो देख लेते हैं। भारत हो जाता है बांग्लादेश के साथ, भारत चीन के साथ भी करता है, पाकिस्तान के, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ में करता है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ करता है। किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और कितना करता है तो 4096, ठीक है, 4096 किलोमीटर। और उसके बाद में फिर चीन के साथ करता है, और पाकिस्तान, और उसके बाद नेपाल के। और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ कितना करता है तो 106 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा। और बात रही म्यांमार की, तो म्यांमार से 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है। तो इसमें जो अर्जेंटीना है उसका क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है। ध्यान रखिएगा, किसका, अर्जेंटीना का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है। भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से क्षेत्रफल में जो बड़े देश हैं वो रूस हो जाएगा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यही हमको बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा लद्दाख। कौन सा हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, लद्दाख है। और कितना है तो ये हो जाएगा 59,146 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर है, 42,241 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में हमारा 81 नंबर हो जाता है कि जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करती है। तो ये हमारा हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है ये हमारा भारत के जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करती है। तो ये हमारा त्रिपुरा हो जाएगा। भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश में मिलती है, जबकि त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन संज्ञा दी जाती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको जीरो लाइन कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हमारा हो जाता है, भारत के तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर हमको असत्य कथन बताना है। देख लेते हैं एक एक करके। 82 नंबर देखिए, पहला जो दिया हुआ है कि पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, तो ये बात ठीक है। यहाँ पर हमको असत्य बताना है। पश्चिमी तटीय मैदान पर ज्वारनदमुख, जबकि पूर्वी तटीय मैदान पर डेल्टा पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। अगला है पूर्वी तटीय मैदान पर, ठीक है, उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण पश्चिमी तटीय मैदान पर मिलते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। यह कथन अन्य कथन जो है, मतलब इसमें पूछा था कौन सा असत्य है, तो यही एक असत्य है, बाकी सभी सत्य है। अगला हमारा है, पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान कम फटे होने के कारण पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या भी कम है। तो ये भी बात ठीक है, क्योंकि पश्चिमी तट पर 5 बंदरगाह हैं, जबकि पूर्वी पर 4 हैं। और अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आयात निर्यात भी पश्चिमी तट पर ही जितने बंदरगाह हैं उनसे होता है। अगला हमारा हो जाता है, कालक्रम शैलों का सही क्रम क्या है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा आर्कियन हो जाएगा, ढाड़वाड़, कुडप्पा और विंध्यन प्रकार की चट्टान हो जाएंगी। ठीक है, ये इसका कालक्रम है और यही सही है। अगला हमारा 84 नंबर हो जाता है कि निम्न में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। भारत के जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जबकि उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ कहा जाता है, यूके, यानी उत्तराखंड। यहाँ पर वो यूनाइटेड किंगडम वाली बात मत करिएगा। इसके अलावा खज्जर कहाँ कहा जाता है, तो खज्जर कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, HP, ठीक है, HP में। और इसके अलावा अगर बात करें उखरूल कहाँ कहा जाता है, तो ये मणिपुर में कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है, मणिपुर में उखरूल कहा जाता है। तो इनमें जो हमारा उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो D, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा है कि निम्न में से
सुमेलित नहीं है, बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए अरावली ये महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद में जो अत्रि है ये उड़ीसा में है, और जो जकरेम है ये मेघालय में है। लेकिन खीर गंगा हमारा जो है उड़ीसा में, सॉरी उत्तराखंड में ना होकर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय घाटी में स्थित है। और खीर गंगा जो है उष्ण जल स्रोत है, ध्यान रखिएगा, ये सब जल स्रोत हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 86 हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी बताना है। तो देखिए इसमें जो हमारा डायमीर है ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है, ये बिल्कुल ठीक है। छोटा सीगरी ये हिमाचल में है, जेमू सिक्किम में है। जबकि जो नामिक है ये लद्दाख में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये लद्दाख में नहीं है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। नामिक ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में, ये भी कहाँ है, यूके में है, यानी उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल रेंज में है। जबकि अन्य सभी विकल्प सही हैं। अगला हमें बताना है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार नहीं पूछा है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। भाबर क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है, ये भी ठीक है। खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुँचता है, ये भी ठीक है। और उत्तर भारत के मैदान में चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ जाती है, ये बात गलत है। लेकिन हमारा जो उत्तर नहीं पूछा, इसीलिए जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा दिया हुआ है, मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि दूध सागर, तो देखिए इसको ऐसे हम लोग डायरेक्ट मिला ले रहे हैं 88 का दूध सागर, ठीक है। दूध सागर कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में ना होकर कहाँ पर है, गोवा में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं पहले ABCD, ठीक है। अब देखिए दूध सागर हमारा कहाँ है, गोवा में, नहीं 1 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद में हमारा बरकाना, ठीक है, बरकाना हमारा कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो यानी कि दूसरे का कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर इसके बाद में खंडाधार, खंडाधार कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो यानी कि सी का दूसरा हो जाएगा। और बाकी जो बचा डी का कौन सा हो जाएगा, तो ये तीसरा हो जाएगा, यानी 4 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 4 1 2 3, यही सही हो जाएगा, ठीक है। क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो देखिए कौन सी अवस्थित है, यही हमको बताना है। तो इसमें देखिए चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ, डुडवा, चोयू और कटचल, इसमें कौन सा स्थित है, तो इसमें 89 का ए हमारा हो जाएगा, ठीक है। 89 का ए, यानी 1 2 3 स्थित है, कटचल नहीं है, ध्यान रखिएगा। कटचल जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पहाड़ी है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अंडमान, ठीक है, और निकोबार द्वीप समूह में स्थित क्या है, पहाड़ी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला हमारा हो जाता है 90 नंबर। देखिए 90 नंबर देख लेते हैं। भारत के पूर्वी घाट श्रृंखला में उत्पत्ति किस काल में हुई थी। जो भारत का पूर्वी घाट है उसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, ये बात पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा कैलिडोनियन काल में, ठीक है। भारत में कैलिडोनियन युग में कुडप्पा भूसन्नति के पूर्वी घाट श्रृंखला में उत्पत्ति हुई, जब प्री कैम्बियन युग में अरावली, देखिए जो अरावली है उसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में ही हुआ था। और हर्षियन युग में विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत का, और अल्पाइन युग में हिमालय पर्वत का, ध्यान रखिएगा, ठीक है, निर्माण हुआ था। आगे हम लोग देख लेते हैं 91 नंबर, ठीक है। खनिज संभाव्यता के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है। तो जो 91 का हो जाएगा वो सी हो जाएगा, धारवाड़ चट्टान। कौन सा, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 92 नंबर। अगला हमारा दिया हुआ है मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, किस पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। तो ये है लघु हिमालय और शिवालिक, किसके, लघु हिमालय और उसके साथ साथ में शिवालिक के, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है। तो छोटा नागपुर जो पठार है उसका हिस्सा कौन सा नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा पलामू उच्च भूमि, कौन सी हो जाएगी, पलामू उच्च भूमि हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। देखिए देवगढ़ पठार विंध्याचल बघेलखंड का पठार का हिस्सा है, जबकि अन्य तीनों जो है छोटा नागपुर पठार का भाग है। अगला हमारा 94 नंबर हो जाता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन हमें बताना है। देखिए अलकनंदा नदी मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नदी जो है, अलकनंदा नदी,
ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये कहाँ पर मिलती हैं? तो ये कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। कर्णप्रयाग नहीं हो जाएगा। ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये रुद्रप्रयाग हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी जो है सही हैं, लेकिन ये हमारा रुद्रप्रयाग हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? रुद्रप्रयाग, ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी हैं वो सभी सही हैं। अगला हमारा 95 नंबर हो जाता है, गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में पूर्व से सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? ठीक है, तो 95 का जो हमारा हो जाएगा 95 का हो जाएगा बी, महानंदा। कौन सी? महानंदा हो जाएगा। ठीक है। अगला इसके बाद में देख लेते हैं 96 नंबर। भारतीय प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये हमको बताना है। तो देख लेते हैं इसमें। प्रायद्वीप की नदियाँ हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं। इनका ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि इनका आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ की नदियाँ विसर्प नहीं होती हैं। और चौथा है, यहाँ पर जो वर्षा होती हैं, ठीक है, यहाँ वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं तथा ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं। तो जो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा 96 का, वो हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा। अगला इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 97 नंबर कि शुष्क मरुस्थल कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 50 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रख लेना है। अगला 98 नंबर जो हमारा हो जाता है वो ये है कि क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव जो है नहीं कर पाते हैं? तो जो इसका कारण हो जाता है समुद्री समकारी जलवायु के कारण। बस इतना बात आपको ध्यान रखना है, यही डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। 99 नंबर हो जाता है, भारत किस जलवायु उष्णकटिबंध में स्थित है? भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है, ये बताना है। तो इसमें जो हमारा दिया हुआ है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा? सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा व्याख्या के रूप में देखना पड़ेगा। भारत में शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंध पाए जाते हैं। कर्क रेखा भारत के पश्चिम से पूर्व दिशा में मध्य भाग से गुजरती है। इसके उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिण में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण यहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान और दैनिक और वार्षिक तापांतर रहता है तथा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित शीतोष्ण कटिबंध में उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर तथा विषम जलवायु पाई जाती है। ये भी बात ध्यान रखनी है। आगे हम लोग 100 नंबर देख लेते हैं। अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल के कौन से मंडल में पाए जाते हैं? तो ये हमारा क्षोभ मंडल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर हम 101 नंबर देख लेते हैं। शीतकालीन में सूर्य किस तिथि पर मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? जब शीतकालीन समय होता है उस समय सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर जो है परपेंडिकुलर यानी लंबवत चमकता है? तो ये 21 मार्च का डेट हमारा 21 मार्च नहीं, यहाँ पर गलती हो गई। तो ये हमारा 22 दिसंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 22 दिसंबर हो जाएगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम 102 नंबर देख लेते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभों के कारण। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 103 नंबर देख लेते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो भारत में जो वार्षिक वर्षा है वो कितना हो जाता है? 112 से 115 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 104 नंबर। कौन सी मिट्टी सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न करती है? तो वो हमारी हो जाती है रेंगुर मिट्टी। रेंगुर मिट्टी या काली मिट्टी या इसी को जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कपास और गन्ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये दक्कन या महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है उधर ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है 105 नंबर कि मृदा के कौन से संस्तर को जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है? तो मृदा का जो बी स्तर होता है, ठीक है, मृदा का तीसरा स्तर होता है, इसके ऊपर स्तर ए और सबसे ऊपर स्तर ओ होता है। यह चिकनी मृदा और गाद द्वारा निर्मित होता है या जल संचय होता है, इसे जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है। खनिजों का भी संचय होता है और मृदा का सबसे निचला स्तर सी होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर जल संचय की बात करेंगे तो वो हमारा बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी इसमें जो हमारा आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अगला है
106 नंबर, इसमें जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है हिमालय में ऊंचाई पर जाने पर वनों के प्रकार जो है बदल जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला है हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये भी जो हमारा हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा, यानी कि इसमें जो हमारा दोनों है, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 107 नंबर हो जाता है कि तांबे की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों में होती है। तो तांबे की जो प्राप्ति होती है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में होती है। भारत में तांबे के भंडारण की दृष्टि से राजस्थान शीर्ष में तथा उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष पे है। तांबे के उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का झुंझुनू जिला, खेतड़ी की खान और मध्य प्रदेश का बालाघाट एवं झारखंड का सिंहभूम जिला महत्वपूर्ण है। धारवाड़ चट्टानें अधिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद में हमारा 108 नंबर हो जाता है आर्कियन चट्टानों के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है या असत्य है। तो इसमें जो है ये प्राचीनतम एवं मूलभूत चट्टान है, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है, और इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मतलब यही हमारा जो है सही हो जाएगा। इनका निर्माण लावा के ठंडा होने से होता है, ये भी ठीक है, और इनका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। तो बाकी सभी सही है, लेकिन इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं छोटा नागपुर खनिज पेटी के संबंध में विचार करना है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। तो देखिए, इसका मुख्य विस्तार झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में है, ये बात ठीक है। यह पेटी नीस एवं ग्रेनाइट शैलों की जो है से युक्त है, और यह देश का लगभग 75% लौह अयस्क पाया जाता है। तो इसमें जो हमारा 2 और 3 है वो तो ठीक है, लेकिन जो पहला है वो गलत है, ठीक है, यानी इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है, सॉरी, इसमें जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2, यानी कि हमारा जो 1 है ये भी सही है और 2, लेकिन तीसरा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नीस एवं ग्रेनाइट शैलों से युक्त पेटी है, भारत में 90% से अधिक लौह अयस्क पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारा 110 नंबर हो जाता है भारत की लौह इस्पात पेटी निम्न में से किसे कहा जाता है। तो लौह इस्पात पेटी किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर खनिज पेटी को। किसको, छोटा नागपुर की खनिज पेटी को जो है लौह इस्पात की पेटी कहा जाता है। छोटा नागपुर खनिज पेटी को भारत की लौह इस्पात पेटी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में अधिकांश लौह इस्पात कारखाने जैसे बोकारो हो गया, दुर्गापुर, जमशेदपुर, ठीक है, राउरकेला, कुल्टी आदि सभी पेटी इसी में जो है अवस्थित है। अगला हमारा हो जाता है खेतड़ी की जो खान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको अभी हम लोगों ने देखा कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए, तो इसमें कुछ ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है भारत का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन किस राज्य में होता है। तो स्वर्ण उत्पादन के मामले में जो हमारा कर्नाटक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर जो है कोलार की खान है। कौन सी, कोलार की खान है, और कोलार की खान में कौन सी, हट्टी, कोलार की तथा हट्टी, ध्यान रखिएगा, हट्टी की खान है। ये दोनों सोने उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला हमारा 113 नंबर हो जाता है कि भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये सूरत में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और कब किया गया था, तो 1818 में किया गया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो भारत में सूती वस्त्र का जो कारखाना है वो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। यह कारखाना सफल नहीं हुआ था, वो बात की बात है, लेकिन स्थापित 1818 के फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। अगला हमारा 114 नंबर हो जाता है हिंडाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था। तो ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से किया गया था, ठीक है। और हिंडाल्को अर्थात हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी की है, और ये रेणुकूट जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हो जाता है विश्व प्रसिद्ध अंगोरा की ऊन जो है ये किससे प्राप्त की जाती है। तो जो अंगोरा की ऊन है ये हमारा बकरी से प्राप्त किया जाता है। किससे, बकरी से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अंगोरा ऊन विश्व स्तरीय उच्च कोटि की जो है ऊन मानी जाती है, और इसका उत्पादन, क्षमा चाहेंगे, ये हमारा हो जाएगा खरगोश। कौन सा हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध जो अंगोरा का ऊन है वो कौन है, खरगोश है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि पश्मीना, ध्यान रखिएगा, जो पश्मीना है ये ऊन बकरी से प्राप्त होता है। राजस्थान भारत का अग्रणी ऊन उत्पादक राज्य है। आगे हम लोग 116 देख लेते हैं। देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र कहाँ पर स्थापित हो रहा है। तो ये रानीपेट में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, रानीपेट में हो रहा है।
और ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और रानी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, नेपा नगर जो है मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ भी जो है बनाए जाते हैं। आगे इसी में 118 नंबर की अगर बात कर लें, एक 118 नंबर में हमारा दिया हुआ है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गाँवों को जोड़ने के लिए कितने जनसंख्या आधार बनाया गया। तो देखिए इसमें क्या है, पहला है मैदानी इलाकों में 1000, पहाड़ी इलाकों में 500 और मरुस्थलीय क्षेत्र में 250। तो ये सभी बातें सही हैं, इसीलिए हमारा 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। इसके अंतर्गत गाँवों को परस्पर जोड़ने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1000, पहाड़ी इलाकों में तथा 500 मरुस्थलीय और 250 न्यूनतम जनसंख्या को जो है आधार बनाया गया था। इसके बाद में 119 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब जारी किया गया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब जारी किया गया था, तो ये सन 2015 में जारी किया गया था। इसके बाद 120 नंबर की अगर बात कर लें, तो झूम कृषि को अन्य किसी नाम से जाना जाता है, मतलब जो झूम कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात कर लें 121 नंबर का, तो देखिए 121 से गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति जो हमारा है मांस उत्पादन से है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। 1960-70 के दशक में जो है भारत में खाद्य फसलों के उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति कहा गया और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया। इसके बाद में हमारा 123 नंबर हो जाता है। 123 नंबर की अगर बात कर लें, तो इसमें दिया हुआ है टोडा जनजाति का मुख्य निवास कहाँ है, तो नीलगिरी के पहाड़ियों में है और ये जो है बहुपति प्रथा के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला है जनसौरी जनजाति, तो जनसौरी जनजाति की अगर बात कर लें तो ये हमारा जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पर, उत्तराखंड में पाई जाती हैं और ये भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित है और इनका समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक है। जनसौरी समाज का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, ध्यान रखिएगा। और ये उत्तराखंड में पाई जाती है, भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित है। अगला हमारा 125 नंबर हो जाता है, निम्न में से किस प्रदेश की सीमा रेखा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है, तो इसमें उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर बिहार दिया होता तो बिहार भी हो जाता। अगला 126 नंबर अगर देख लें, तो इसमें दिया निम्न में कौन सा कथन जो है सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो है इसमें सही कथन का जो है चयन करना है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, उसके बाद में सही कथन हमको बताना है। देखिए लक्षद्वीप व मिनीकॉय 9 डिग्री चैनल द्वारा, ठीक है। इसके बाद सुमात्रा को निकोबार, ठीक है, ये डंकन पास हो जाएगा। इसके बाद तमिलनाडु और श्रीलंका ये ग्रैंड चैनल है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो देखिए बी जो हमारा है यही एकदम सही है, ठीक है, बी हमारा, यानी कि सुमात्रा व निकोबार डंकन पास के द्वारा और तमिलनाडु व जो श्रीलंका है वो ग्रैंड चैनल द्वारा, ठीक है, यही हमारा सुमेलित है। बाकी जो हमारा ये है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए सुमात्रा व निकोबार की ग्रैंड चैनल है, तमिलनाडु और श्रीलंका पाक की खाड़ी एक दूसरे से अलग होते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 127 नंबर जो हो जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में घटते हुए राज्यों का क्रम कौन सा है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेसिक है। अगला 128 हो जाता है, भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करती हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा 128 का सिक्किम हो जाएगा, सॉरी सिक्किम एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम राज्य की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन के साथ में सीमा साझा करती है। अगला हमारा 129 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो है क्रम बताना है, तो देखिए इसमें जो हो जाएगा सबसे पहले हमारा पीर पंजाल हो जाएगा,
और देखिए स्टार्टिंग ही पीर पंजाल मिल गया, तो हमको और ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो पीर पंजाल, जासकर, धौलाधर और उसके बाद में सबसे अंत में शिवालिक हो जाता है। इसके बाद हमारा 130 नंबर देख लेते हैं क्या हो जाता है। 130 नंबर में हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित पहाड़ियों में पूरब से पश्चिम की ओर जो इनका क्रम लगाना है, तो इसको देख लेते हैं। मैकाल हो गया, उसके बाद सतपुड़ा है, फिर विंध्य है। तो यही जो है हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दक्षिण भारत के निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है, तो इसको जो है हम बात कर लेते हैं। तो इसमें नीलगिरी हो जाएगा। अब नीलगिरी किसमें दिया हुआ है, हाँ ये देखिए नीलगिरी ए में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची पहाड़ी, ठीक है, यही हमारा जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग बात कर लें 132 नंबर, देखिए इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो है क्रम बताना है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा जोजिला, ठीक है, जोजिला हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा हो जाएगा, रोहतांग और माना दर्रा, ठीक है, ये सभी जो है हमारे उत्तर से दक्षिण के क्रम हो जाएंगे। इसके बाद में 133 नंबर की अगर बात कर लें, तो इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं से नहीं मिलती है। अब गंगा के बाएं से कौन सी नहीं मिलती है, यही हमको बताना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि गंगा के बाएं की कौन कौन सी नदियाँ। तो देखिए रामगंगा हो गया, घाघरा हो गया, गोमती हो गई, ठीक है, इसके अलावा गंडक, कोसी और महानदी, तो ये सब जो है बाएं तरफ की नदी है। तो टोंस गंगा में दाएं तरफ की नदी है, यानी इसमें टोंस हो जाएगा। बाकी ये जितनी दी हुई हैं ये सब बाएं तरफ की नदियां दी हुई हैं। अच्छा, दाएं तरफ की और कौन कौन सी है, तो देखिए दाएं तरफ में यमुना हो जाएगी, टोंस हो जाएगी, सोन हो जाएगी, ये सब दाएं तरफ की नदियाँ हैं। आगे अगर बात कर लें निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो देखिए पश्चिमी तट की बात कर रहा है, तो इसमें 134 है, तो इसका जो ए हो जाएगा तूतीकोरन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है, तो तूतीकोरन नहीं है, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु के क्षेत्र पर आ जाता है। आगे हम 135 नंबर देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है, तो इसमें महानदी हो जाएगा, गोदावरी, कृष्णा और फिर कावेरी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर 136 नंबर देख लेते हैं, क्योंकि ये सब फैक्ट है तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाना है नहीं। अगला हमारा 136 नंबर हो जाता है, इसमें भी पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का क्रम बताना है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा सोन हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, चंबल हो जाएगा और लूनी हो जाएगा। ये अगर आपको मैप पता है तो आप आसानी से समझ के कर सकते हैं। हमारा 137 नंबर है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ सीमा साझा करती है, तो देखिए पश्चिम बंगाल करता है, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश और असम। ध्यान रखिएगा ये सीमा से संबंधित जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा 138 नंबर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर प्रभावित होती है, मतलब कहाँ कहाँ से होकर बहती है, प्रवाहित होने की बात कही गई है। तो देखिए जो 138 नंबर का हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से जो है प्रवाहित होती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे है हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिण में है, तो भाई सबसे दक्षिण में कौन सी है ये हमको बताना है। तो ये सबको पता है कि सबसे दक्षिण में कौन सी है, शिवालिक है, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ऊपर अभी हम लोगों ने इसको देखा हुआ है। अब 140 और हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है नेपाल हिमालय के किन दो नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है, नेपाल हिमालय के किन दो नदियों के मध्य में स्थित है, तो इसमें हमारा हो जाएगा काली और तीस्ता, ठीक है, नेपाल हिमालय और काली, नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। इसके अलावा अगर बात कर लें पंजाब हिमालय, तो ये सिंध और सतलज के मध्य में है, जबकि कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य है, और नेपाल हिमालय काली व तीस्ता के मध्य स्थित है, जबकि असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग के मध्य स्थित है। तो ये हमारा जो है 140 क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने देखा, इसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, तो उसके लिए जो है माफ़ी चाहेंगे अगर कहीं बीच में आवाज़ आती है। बाकी आप लोग देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो गया हो, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम सुधार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।